मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, है ना। मैं आज की डेट में अगर कोई बोलेगा कि तू 12वीं फेल है, तो मैं फ़ख्र से बोलूँगा मैं 12वीं फेल हूँ। मैंने +2 में साइंस रखा था, मुझे साइंस बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं 10th तक टॉप करता था अपने स्कूल में, जीबी स्कूल में पढ़ता था। आज भी जीबी स्कूल का जो मानपट है, अगर आप जाएंगे प्रिंसिपल के ऑफिस में, मेरा नाम अभी तक है। 98 का बैच है, मेरा नाम टॉप में लिखा है कि इस बंदे ने टॉप किया है। तो मैं फ़ख्र से ये बोल सकता हूँ, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं ये कोई अच्छा बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं ये यहाँ पे मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि हम लोगों को बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चे को चाहिए क्या आज की डेट में, कि बच्चे को क्या पढ़ाई करनी है। टूरिज्म को प्रैक्टिस करेंगे, इससे बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है यशपाल। मेरा नाम है प्रेमलता। योर जर्नी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र जो प्रदेश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान रखती है और देश भर की जीडीपी में 5% का योगदान रखती है। व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों की बजाय ये क्षेत्र थोड़ा सा डायनामिक है। इसमें ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, हालांकि टूरिस्ट स्पॉट स्टेबल रहते हैं। तो इसी डायनामिक येट स्टेबल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के खास मेहमान है श्री ललित जी, जो कि पास्ट में जेबीटीडी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जीबी एडवेंचर के फाउंडर हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले भाई, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा बन पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच के जो यंगस्टर्स, जैसे आपके पॉडकास्ट का नाम ही है लेट्स शेयर योर जर्नी। जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक आप जानते हैं कि हिमाचल या कुल्लू ज़िला के गांव से निकले हुए लोग जब शहर में, मैं शहर की बात अगर करूँगा, चाहे कुल्लू हो या मनाली हो, ऑल्दो मैं दिल्ली या पंजिम या देश के अन्य शहरों में भी रहा हूँ, ये बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन जो एक जर्नी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया जेबीटीडी, मैं सबके ध्यान पे लेके आना चाहता हूँ। ये एक जीबी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो कि पर्यटन के क्षेत्र में कंजर्वेशन एंड प्रमोशन, मैंने कंजर्वेशन का नाम पहले इसलिए लिया क्योंकि टूरिज्म को एक टूल यूज़ किया जा सकता है वेलनेस के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, कंजर्वेशन के लिए, एनवायरनमेंट की, नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट ऑल काइंड ऑफ। तो सर, जैसे हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, उसके साथ कुछ कीवर्ड जुड़ जाते हैं। ट्रैकिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, सोलो ट्रैवल हो गया। तो जब इस तरह की बात आती है ना, तो आप खुद को किस पर्टिकुलर फील्ड में देखते हैं? जैसे आपने सवाल पूछा कि टूरिज्म अपने आप में बहुत बृहद क्षेत्र है, नो डाउट। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हिमाचल की 7%, मुझे तो लगता है ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि हिमाचल में इतना टूरिज़्म का पोटेंशियल है कि हम इसको बहुत एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड तक, जो कि मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया जीबी एडवेंचर का फाउंडर, सो एक टाइम पे मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि यार ये टूरिज्म एक इतनी अच्छी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक वकील है, जैसे कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग हमेशा या प्राय ये सुनते हैं कि यार उसका टूरिज्म का बिजनेस है। नो डाउट इसमें बिजनेस कंपोनेंट भी जुड़ा है, बट मुझे लगता है कि अगर इसको हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई वुड से कि टूरिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। नो मैटर अगर आप एक लॉज चला रहे हैं, अगर मैं टूरिज्म के अलग अलग कंपोनेंट, जैसे आपको बताऊं कि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब तो टूरिज्म एक इतना ग्लोबल स्टैंडर्ड पे अगर देखेंगे, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी तो टूरिज्म पे ही डिपेंड है। हिमाचल में भी खासकर कुल्लू ज़िला की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टूरिज्म इकोनॉमिकली। मैं अपनी बात करूं, मेरी जर्नी जो टूरिज्म एक्सीडेंटली शुरू हुई, मैं ये बोलूँगा कि मैं जो मैंने अपने
कंपनी का नाम भी रखा है जीबी एडवेंचर। क्यों? शुरू में तो बड़ा अजीब लगा कि जीबी एडवेंचर क्या है जीबी एडवेंचर, बट धीरे धीरे रिकग्नाइजेशन, यू हैव टू स्टिक विद इट। आज की डेट में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मेरा वेंचर है जीबी एडवेंचर, तो मुझे लगना भी चाहिए कि जीबी एडवेंचर है ना। अब मैं बीड़ जाता हूँ, अब मैं मनाली जाता हूँ, अब जीबी का नाम भी थोड़ा सा शायद हो ही गया है आज की डेट में सब। बट मेरी कोशिश है कि जीबी का जो टूरिज्म है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का हो। नो मैटर, बहुत चैलेंजेस हैं इस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, लोकल लोग किस तरह की टूरिज्म प्रैक्टिसेस वहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे पे वापस आएंगे। मुझे लगता है आपने पूछा था कि टूरिज्म कितने तरह का, आपका क्यूरियोसिटी ये थी। यस, और मोर ओवर कि मेरा ये था कि आप एसोसिएट किस पर्टिकुलर फील्ड से कर रहे हैं आप। अब मेरी जो फिलॉसफी है टूरिज्म को लेके बहुत सिंपल है ना। मैं मोस्टली जो 3 पिलर्स हैं उन पे बात करूंगा। चौथा पिलर ऑब्वियसली उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जो 3 पिलर है, मैं जो इंट्रोड्यूस हुआ एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म। दूसरा कंजर्वेशन, मुझे शौक है चीज़ों को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का। अब आप ये सोचेंगे कि बहुत सारे आपके व्यूअर्स भी ये सोचेंगे कि यार टूरिज्म और कंजर्वेशन में क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उस पे हम लोग कैसे रेलेवेंस कर सकते हैं। आऊँगा मैं इस चीज़ पे भी। तीसरा पिलर है कि इस पे कम्युनिटी है ना, कि हम लोग कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं टूरिज्म प्रैक्टिसेस में। ऑब्वियसली चौथा पिलर आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, मीडिया। ऑफ कोर्स मीडिया एक अलग सा कंपोनेंट है, बट 4 पिलर की जो मैं बात कर रहा था उस पे हम लोग जो इस पे इकोनॉमी इन्वॉल्व है, जो बिजनेस मॉडल इस पे इन्वॉल्व है, हम उससे मना नहीं कर सकते हैं। मैं तब तक इन 3 पिलर का घर नहीं बना पाऊंगा जब तक चौथा पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इकोनॉमी, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब ये 3 पिलर इंटैक्ट रहेंगे, कंजर्वेशन, जो एडवेंचर टूरिज्म में कोई भी कंपोनेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं उस पर, या टूरिज्म की बात कर सकते हैं एडवेंचर टूरिज्म को छोड़ के। तो 4 कंपोनेंट में हम लोग जो पिलर की बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि मैं इन 4 पिलर को साथ में लेके आगे चलूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि 4 पिलर्स हैं जो हमारे टूरिज्म के, आपके अकॉर्डिंग जी, तो इसमें आपने एक बात की एडवेंचर की, तो आपने एडवेंचर ही क्यों चूज किया स्पेसिफाइड? थोड़ा इसकी जर्नी के बारे में कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई एडवेंचर में, कैसे इंटरेस्ट आया? जो मेरा जो फर्स्ट एक्सपोजर था एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म से, वो मनाली से था। मनाली ऑब्वियसली एडवेंचर टूरिज्म का हब है। आज की डेट में आप देखिए जो वर्ल्ड के बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स, स्कीइंग स्लोप्स, राफ्टिंग और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, यू नेम वन, बहुत ही सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। लेकिन धीरे धीरे उन एडवेंचर स्पोर्ट्स और को एडवेंचर टूरिज्म में कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब जैसे पैराग्लाइडिंग मुझे लगता है 90s में मनाली में आया। कुछ लोगों ने, जैसे रोशन है, अजय भाई हैं, उन लोगों ने प्रैक्टिस किया, पहले सोलो चलाया, फिर टेंडम चलाया। आज की डेट में पूरे हिमाचल और नॉर्दर्न इंडिया में ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बन गया है, रोजगार के लिए भी। और जीबी में भी शुरू हो गया है। हाँ जी, कोशिशों के बाद जीबी में भी हम लोगों ने साइट डेवलप किया है। आज की डेट में, जैसे मैं 2 दिन पहले बीड़ वैली में था, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। तो इस पे प्रोफेशनली अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो जैसे P1, P2, P3, P4, P5, फिर टेंडम, फिर SIB कोर्स, ये बेसिक चीज़ें ट्रेनिंग करके एक टेंडम पायलट बन सकता है। टेंडम पायलट बनने के बाद कहीं पे भी वो किसी ऑपरेटर के साथ एनरोल कर सकता है और अपना एक ब्राइट करियर बना सकता है इस पे ग्लोबल लेवल का। मैं थोड़ी सी शिकायत हमेशा रहती है, यहाँ पे भी है, लोकल जो यहाँ के बच्चे जो पैराग्लाइडिंग करते हैं उस पे कहीं ना कहीं जब हम किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को एडवेंचर टूरिज्म में ऐड करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट छूटना नहीं चाहिए। तो जितने भी आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, उस पे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब मान लीजिए मेरे साथ कोई गेस्ट चेन्नई से आया है, वो हवा में उड़ रहा है, अगर मैं उसको रूडली बात करूं, वो एक पैर आगे कर, वो ऐसा कर, ये अगर कोई सवाल वो अच्छे से पोलाइटली पूछता है, इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी एज ए होस्ट कम्युनिटी। मेरा
जितने भी पायलट पैराग्लाइडर पायलट भाई हो, चाहे वो गड़सा में फ्लाई कर रहा हो, बीड़ में कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, we need to take this forward. We need to add a hospitality component to all our adventure sports. मैं देखता हूँ बहुत सारे पायलट्स हैं जो अच्छे से बात करते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग एक, चाहे कोई भी राफ्टिंग, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, मेरा बैकग्राउंड माउंटेनियरिंग है, आएंगे हम इस चीज़ पे भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को उस पर हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट लूज आउट नहीं करना चाहिए, जिससे कोई भी जो गेस्ट कम्युनिटी, जो गेस्ट आता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से आए, उस पर हम लोगों को भाषा का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मुझे लगता है हिंदी के साथ साथ अगर हम, ज़रूरी नहीं कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, बेसिक, बट उस पर हम्बलनेस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, और उस पर नॉलेज, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये मेरा कुल्लू ज़िला के, खासकर मैं कुल्लू ज़िला का नेटिव हूँ। जितने भी एडवेंचर टूरिज्म से आप भाई लोग जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी कंपोनेंट को मत छोड़िएगा। उस पर अगर आप गेस्ट के साथ, जो आपके साथ फ्लाई कर रहा है, राफ्टिंग कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, उनके साथ पोलाइटली, हम्बली, मॉडेस्टली बात करें, देखना आपका फ्यूचर, आपका करियर कहीं गुना जा। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, आपको पता था। दिस इज हाउ प्रोबेबली माय डेस्टिनी वाज। बिल्कुल, या उस सिचुएशन की नीड थी वो शायद। तो एंड मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, आज की डेट में मैं एज ए गेस्ट लेक्चर जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, एंड आई टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट। जो मेरा सब्जेक्ट है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हो, मैं उस पर फ़ख्र के साथ बात करता हूँ। तो इस पे कहीं ना कहीं जितने भी युवा कुल्लू ज़िला में जुड़े हैं, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को पढ़ना लिखना भी चाहिए, हम लोगों को अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए। आज की डेट में तो बहुत हम लोग कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो हम लोग करियर कर रहे हैं टूरिज्म में, उसको ग्लोबल वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहिए। मेरी एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे अपील है जी। सर, हम पर्सनल से थोड़ा सा होम टाउन पे आएंगे। हम जिब्बी की बात कर रहे हैं ना जी। तो आज की जिब्बी और 10 साल की जिब्बी में आपको नजर आता है कोई डिफरेंस? Obviously, 10 साल पहले पीछे की बात करें, आगे की बात? पीछे की। 10 साल पहले तो हम नंगे पुंगे उधर घूमते थे। आज की डेट में बहुत सारे वहाँ पे एक अच्छे टूरिस्ट भी आते हैं। मैं आपके नॉलेज में ये बात भी लेके आना चाहूँगा कि एक ये मैगजीन है वॉल स्ट्रीट जर्नल। अगर आपने कभी सुना होगा, मुझे लगता है उतना आम उस पर नहीं है ये, बट ये बहुत एक अच्छे लेवल का जर्नल है जो अमेरिका में प्रकाशित होता है। उस पे मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत कम डेस्टिनेशन का नाम मेंशन हुआ होगा। अब जिब्बी का नाम उस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे मेंशन हो रहा है, जो हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। जो वहाँ के नेटिव है, जिन लोगों ने वहाँ पे टूरिज्म प्रैक्टिस किया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में मेंशन होना इट्स छोटा मोटा कोई काम नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पे प्राउड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस प्रैक्टिसेस को सेम टर्म पे, उस पे अगर आप उसको स्टडी करेंगे, अगर उस पे ये लिखा था कि वो कभी 2-3 साल पहले प्रकाशित हुआ था कि नो पार्टीज नो टीबी। देयर इज अ डेस्टिनेशन जहाँ पे पार्टी नहीं होती है। नहीं तो ऑब्वियसली टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि यार जाओ दारू बारू पियो, मज़े वज़े करो और हल्ला गुल्ला करो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये टूरिज्म का कंपोनेंट है या नहीं है, या मेरे को उससे कोई बुराई है। ये भी एक टूरिज्म का कंपोनेंट है, लेकिन एज ए होस्ट कम्युनिटी, वहाँ का नेटिव होने के नाते क्या मुझे ये चाहिए? मुझे अपनी ज़िंदगी, अपने प्रोफेशन, अपने जो मैं एंटरप्राइज चला रहा हूँ, उसकी पॉलिसी फ्रेम करने का पूरा हक होना चाहिए। वही मैं बोल रहा था कि हम लोगों को किस तरह का टूरिज्म चाहिए, वो हम लोगों ने डिसाइड करना है। जैसे मैंने कहा था कि 3 कंपोनेंट, जो कंजर्वेशन, कम्युनिटी, एडवेंचर, अगर ये 3 कंपोनेंट हावी हो गए तो चौथा वीक हो जाएगा ना। अगर सिर्फ इकोनॉमी हावी हो गया तो 3 कंपोनेंट, तो बिल्डिंग तो सुंदर नहीं बनेगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। In tourism, you have to take everything forward, including community, including
नेचर इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स योर बैलेंस शीट। तो ये एक इतना आसान प्रोफेशन भी नहीं है। हम जब भी टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसी से मेरा सवाल है कि टूरिज्म किस तरह से लोकेलिटी को हेल्प करता है, मतलब इकोनॉमिकली। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि कम्युनिटी मेंशन किया जी। तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म अगर आप देखेंगे, मतलब दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स प्रैक्टिस होते हैं कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैंने एक इनिशिएटिव चलाया है कंडी गांव। यस, उसको मैंने पोस्ट देखी थी आपकी। गोद पे लिया है, गोद पे लिया है, मतलब बहुत सारे इस पे सोशल इश्यूज भी है। मैं उनको ज़्यादा ऑन कैमरा इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कास्ट सिस्टम है, सोशल पॉलिटिक्स है, तो मैं उन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको आप उससे मना नहीं कर सकते। बट हम लोग थोड़ा मुद्दे पे यहाँ पे बात करते हैं। जो आपने कहा कि कम्युनिटी बेस्ड कि कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होता है। जी। कि अब मान लीजिए कि मैं एक होम स्टे चलाता हूँ, है ना। मेरे वहाँ पे अमेरिका से एक गेस्ट आया, तो वो मुझे 5,000 रुपये दे रहा है, जो कि कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को उसको लूटना है, मैं चाहता हूँ कि वो बार बार आए। मैं उसको क्या एक्सपीरियंस देता हूँ वो मैटर करता है। अगर मेरी विजन, मेरी पॉलिसी बहुत शॉर्ट साइटेड होगा कि मेरे को बस एक बार ही इसको निचोड़ना है, मैं 5,000 रुपये लेके दूसरी बार मेरे को मतलब नहीं है। बट यू हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम अराउंड दैट 5,000। मैं सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। मेरा दूध है ना, जैसे या तो घर से आता है या मैं गांव से लेता हूँ। अगर मैं उसको ऑर्गेनिक शब्द सीखूं, अगर मैं ऑर्गेनिक शब्द प्रैक्टिस करूं, तो वो लगेगा कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहा है। तो ऑर्गेनिक तो आज की डेट में बहुत ट्रेंड पे चला है। अगर मैं उसको बोलूं कि ये चावल जो है उस कंडी गांव से आया है, सब्जी कंडी गांव से आई है, सब्जी उस गांव से है, तो मेरे साथ जाएगा वॉक पे, सुबह देखते हैं कैसे गांव वाले। सो दिस इज कि मैं बोलूँगा कि टूरिज्म की इकोनॉमी की बैक लिंकेज क्रिएट करना एक कम्युनिटी के साथ। एक जो 5,000 रुपये आ रहा है, मैं उसका मीडियम हूँ लेके आने का। अब एक तो मैं अगर ज़्यादा लालच करूँ, मैं बोलूँगा कि यार इसको ऐसे ऐसे खिलाओ, कुछ भी फटाफट इसको निपटाओ, 5,000 मेरा हो जाए। तो दिस इज़ वन मॉडल। क्या आप वो करना चाहते हैं? बट आई थिंक व्हेन आई सेड हॉस्पिटैलिटी, मुझे चौथे पिलर का भी ख्याल रखना है, मुझे कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है, मुझे कंजर्वेशन का भी ख्याल रखना है। सो जो मैंने शुरू में ही 4 मॉडल्स, 4 पिलर्स जो बताए थे, मैं उनके ही इर्द गिर्द आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ऑफ कोर्स दूध गांव से आ रहा है या आना चाहिए, है ना। टेट्रा पैक की जगह गाय का दूध अगर आएगा, ऑब्वियसली गांव में पैसे जाएंगे। गांव वालों को इनकरेज करना चाहिए कि यार तू मैं ना दिल्ली से मेरे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने कभी गाय नहीं दुई है, परसों में लेके आ रहा हूँ, वो गाय धोने के भी पैसे देंगे, दूध के भी पैसे देंगे, और हमारी कम्युनिटी डेवलप हो रही है ना, गुडविल आ रही है ना। उस पे ये भी हो सकता है, आज के दौर में क्या हो रहा है कि हम लोगों को प्रिमिटिव भी फील हो सकता है, यार मैं क्यों गाय पालूं, मैं तो टेट्रा पैक भी ले सकता हूँ। वो भी एक एस्पेक्ट है। एज ए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिशनर, आई थिंक हर किसी को इस बात पे सोचना चाहिए कि मेरा कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है ना। वो बहुत मायने रखता है। लेकिन जो हम इस चीज की बात कर रहे हैं ना सर, तो हो सकता है एक लेवल के बाद ये करना आप शुरू करें कम्युनिटी स्पोर्ट, लेकिन जो शुरू ही कर रहा है ना, जिसका मान लो एक खुद का यूनिट है, टूरिज्म यूनिट है, क्या वो इसको कंफर्टेबल होके कर पाएगा? यहाँ पे माइंडसेट की बात है जी। अब आप छल्ली का एक बीज बोते हैं तो वहाँ छल्ली ही निकलेगी, है ना, वहाँ गेहूं नहीं निकलेगा। वो माइंडसेट की बात है। यहाँ पे भी आप अगर एक टूरिज्म यूनिट शुरू कर रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट कम्युनिटी कंजर्वेशन, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली वो टूरिज्म यूनिट उसी हिसाब से चलेगा ना। आप ये नहीं कर सकते कि मैं छली का बीज बोऊं, उम्मीद करूं वहाँ पे आम हो और मैं गोबर भी ना डालूं और मैं उसको देखभाल भी ना करूं। ये बहुत मतलब हमारी ह्यूमन साइकिक को दिखाता है कि हम कितने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। जी
हाँ जी, तो मुझे लगता है आपके ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली होता है। क्या आज की डेट में हम लोग टूरिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे पास एक छोटा सा कैपिटल है, मेरा मॉनिटरिंग गेन है, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करेंगे, पैसा बहुत है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने राइट लाइक स्क्रैच से शुरू किया, बोल सकते हैं। मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, स्क्रैच से शुरू किया। और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैंने बहुत अचीव किया। आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक आई हैव अचीव्ड समथिंग। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं टूरिज्म की, तो इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन की बात करें तो आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं सर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से ओवरकम करने के लिए? बहुत ही गहरा सवाल है आपको, मुझे गहरे लोग पसंद है ना। तो आमतौर पर देखा जाता है, जैसे जितनी भी मैंने टूरिज्म को लेके पढ़ाई की है, ऑल्दो जैसे मैंने कहा मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, है ना। मैं आज की डेट में अगर कोई बोलेगा कि तू 12वीं फेल है, तो मैं फ़ख्र से बोलूँगा मैं 12वीं फेल हूँ, मैंने नहीं पढ़ाई की है। बट मैं अपने प्रोफेशन में, अपने मुद्दे में मैंने उसके बाद मैंने इग्नू का नाम आपने सुना होगा, मैंने इग्नू से पढ़ाई की, क्योंकि हर कोई बोलता है परिस्थितियों को कोसता है, मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, घर वालों ने पैसे नहीं दिए। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैंने +2 में साइंस रखा था, मुझे साइंस बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं 10th तक टॉप करता था अपने स्कूल में, जीबी स्कूल में पढ़ता था। आज भी जीबी स्कूल का जो मानपट है, अगर आप जाएंगे प्रिंसिपल के ऑफिस में, मेरा नाम अभी तक है, 98 का बैच है, मेरा नाम टॉप में लिखा है कि इस बंदे ने टॉप किया है। 2 साल जैसे ही मैं स्कूल से +1 के लिए निकला, सबने कहा कि तूने टॉप किया, तेरे को साइंस रखनी पड़ेगी। और उधर वो मेरी कोई कज़न थी, उसने बायोलॉजी रखा था, किताबें उधर से मिल जाएंगी तो किताबें का खर्चा भी बच जाएगा। तो ऐसे करते करते एक्सीडेंटली मैं +1 में साइंस स्टूडेंट बन गया। जीबी से बंजारा आना बस में, वहाँ से वापस जाना, मेरी तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई। बट अच्छा हुआ, मतलब मैं स्कूल ड्रॉप आउट हुआ, मैं फ़ख्र से ये बोल सकता हूँ। बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं ये कोई अच्छा बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं ये यहाँ पे मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि हम लोगों को बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चे को चाहिए क्या आज की डेट में, कि बच्चे को क्या पढ़ाई करनी है। वी हैव टू बी विजनरी पेरेंट्स। तो मैं थोड़ा सा ये टूरिज्म से लेके थोड़ा सा हट के हुआ, बट मैंने उसके बाद जो आपका सवाल था, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि टूरिज्म को हमेशा ना ऐसे माना जाता है कि ये बिना चिमनी का मतलब जैसे आप शुगर मिल लगाएंगे तो वहाँ पे धुएं की चिमनी होगी, है ना। आप कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ से सीधा पोल्यूशन निकलेगा। सब लोग मानते हैं कि टूरिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप डेप्थ और डिटेल में जाएंगे, आप देखेंगे कि इससे बड़ी, अगर इररिस्पॉन्सिबली हम इस टूरिज्म को प्रैक्टिस करेंगे, इससे बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। पहला तो ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट की मैं बात करूँगा। मैं यहाँ पे एक मुद्दे पे आऊँगा कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में कल्चरल पोल्यूशन, कभी आपने इस टर्म को सुना है? बिल्कुल सुना नहीं, लेकिन मैं शायद समझ पा रहा हूँ वो कल्चर किस तरह हो जाती है। तो आज की डेट में मैं खुद भी कई बार इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, या जैसे मैं कभी सुबह मेडिटेशन या योगा पे बैठता हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपनी बोली अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, कंफर्टेबली या कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, ना मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, ना मैं हिंदी अच्छे से। तो कहीं ना कहीं मतलब वो मेरा लाइफ ऐसे हो गया कि मैं ना अंदर का ना बाहर का, है ना। तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मैं बोल सकता हूँ। बट इन अ मेजर स्केल अगर मैं कम्युनिटी में पोल्यूशन की बात करूँगा, कि एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैं कहीं सेंज वैली के अंदर इंटीरियर में गया, है ना। मैं होम स्टेज को पास कर रहे थे, मतलब मैं इंस्पेक्शन कमेटी में एक मेंबर हूँ कुल्लू ज़िला की। तो हम जाते हैं होम स्टेज को पास करने के लिए, पहले उसका इंस्पेक्शन करते हैं।
तो 4 कमरों का होम स्टे था, तो उसने दीवार पे एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाया है, एक ऐसा चिलम पीते हुए कोई पोस्टर। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, मतलब सोचना अच्छा लगता है, कहानी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इस पोस्टर के पीछे कहानी क्या है। तो जो होस्ट था बोला कोई जिंद से, सॉरी जिंद वाले सब चिलम नहीं पीते होंगे, तो अगर आपने इसको काटना हो तो काट देना। तो कहीं से कोई टूरिस्ट आया तो उसने बोला ये बनाते हैं। तो हम लोग किस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे देवता का एक सुंदर फोटो भी हो सकता था, कोई सीनरी हो सकता था, कोई पंछी हो सकता था। अगर आप माइनर तरीके से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो व्हाट वी आर स्प्रेडिंग इन आवर कल्चर, कि वो चिलम पीने वाला वहाँ पे हम लोग उसको खुले में दिखा रहे हैं, है ना। आपने देखे होंगे बम भोले, शिवा, हम लोग क्या टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे हैश टूरिज्म या इस तरह का टूरिज्म प्रमोट करना चाह। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच कैन क्रिएट बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, है ना। चाहे ड्रग्स को लेके लो, चाहे जैसे नटोरियस है हमारा पार्वती वैली हशीश को लेके। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो टूरिज्म लेके आ सकता है ना। हम लोगों को अवेयर, मैं जहाँ पे आता हूँ, जहाँ से आता हूँ जिबी से, मैं एक प्रॉपर्टी चलाता हूँ वहाँ पे विल्डरनेस होम करके। हम लोगों ने अपने रूम पे बहुत बड़े शब्दों में ये लिखा है, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द रूम, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है ना, कहीं भी लिखा होता। लेकिन हम लोगों ने जो एक बुकिंग से पहले टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है कि नार्कोटिक्स या कोई भी ड्रग्स अलाउड नहीं है। एक टाइम पे तो मैंने ये पॉलिसी शुरू की थी, आपको शायद इंटरेस्ट इस पे हो तो आपके सवाल का आपको थोड़ा सा इस पे पॉजिटिवली जवाब मिलेगा, कि मैंने अपने होम स्टे में ये पॉलिसी अपने तरफ से शुरू की कि जो भी एज ए टूरिस्ट अगर आप मेरे गेस्ट हाउस होम स्टे में वहाँ पे प्रॉपर्टी में आते हैं, तो जितने दिन भी आप रुकते हैं, आपकी रूम में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है हम उसको आपको वापस देंगे, आप उसको वापस सिटी में डिस्पोज करिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे जिबी में नहीं है जिसको हम प्रॉपरली साइंटिफिकली डिस्पोज कर पाए। यहाँ पे एक तरीके से तो फाइनेंशियली घाटा हुआ कि अब जितने भी टूरिस्ट तेरा कूड़ा उठाना थोड़ी ना हम लोग आ रहे हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। बट आई स्टूड ऑन माई वर्ड्स, मैं अपनी पॉलिसी पे कायम रहा। मैंने कहा मैं इसको इम्प्लीमेंट कर, एक सीजन मेरा बिजनेस बहुत डाउन गया, लेकिन जितने भी लोग आए बहुत अच्छे लोग थे, वो कूड़ा लेके गए। एक महानुभाव आए, वो हिंदू न्यूज़पेपर का नाम आपने सुना होगा, नेशनल न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल छाप दिया कि हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक ऐसा अभी तक आप अगर आप देखेंगे जिबी का आर्टिकल ढूंढेंगे तो मेंशन है, मुझे याद नहीं है कि कौन से साल में, 2015, 14, 16 ये आर्टिकल हिंदू में छपा। मुझे तो वो उससे इतने ज्यादा गेस्ट आए उस तरह की पब्लिसिटी थी, लेकिन नहीं, मुझे एक होता है कि पब्लिसिटी, अब जैसे आज की डेट में हम लोग डालते हैं, मैं कल भी फोन मैंने गूगल पे ऑब्वियसली जाती है पब्लिसिटी जाती है, गूगल में एक कॉल आया जीबी में नाइट क्लब है। मैं बोला भाई दिल्ली रह तू, फिर मैं जीबी अगर आना है तो नाइट क्लब के लिए मत आ, तू दिल्ली रह, दिल्ली नाइट क्लबिंग कर, जीबी क्यों आ रहा है। पहले तो जीबी को समझना पड़ेगा ना, जीबी किस लिए आना है। जीबी का मतलब है, पहाड़ों का मतलब है शांति, है ना, साफ हवा, स्वच्छता, अच्छे भोले भाले लोग, इसलिए जीबी आना ना, इसलिए पहाड़ हिमाचल आना है। अगर आपको जीबी में भी नाइट क्लब चाहिए, जीबी में भी उस तरह की फैसिलिटी चाहिए, तो भाई आओ ही मत, है ना, आप शहरों में ही रहो। हम लोगों को इस तरह का वो टूरिज्म प्रमोट भी नहीं करना है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच वी हैव टू काउंटर। उनको एड्रेस भी करना पड़ता है, अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टूरिज्म बहुत पेचीदा मामला है अपने आप में, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये टू समराइज दिस, बिना धुएं वाली चिमनी का एक फैक्ट्री है, बट इससे पोल्यूशन बहुत होता है। उस पोल्यूशन को समझना पड़ेगा।
हाँ जी। इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी ये चीजें हो रही है, जो हम फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मतलब ओनर जो हम चला रहे हैं एज ए होस्ट, या फिर हम गेस्ट को इसका रिस्पॉन्सिबल माने जो वहां पे लेकर आ रहे हैं? इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं हर चीज़ पे थोड़ी सी डिटेल्स पे आपके साथ चर्चा करूंगा क्योंकि मैं शौक रखता हूँ इन सब चीज़ों में। सबसे पहले तो होता है पॉलिसीज़, है ना। हम लोगों को पॉलिसीज़ हर चीज़, अब हम लोग रिपब्लिक इंडिया में रह रहे हैं तो ऐसे जंगली तो है नहीं, हम वी आर बाउंड विथ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। लेकिन आयरनी ये है कि ये सब चीज़ें कई बार सिर्फ कागजों में ही हैं। मैं होम स्टे स्कीम 2008 की अगर मैं बात करूंगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पॉलिसी निकाली थी रूरल एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आज की डेट में देखिए होम स्टे पॉलिसी का इतना कबाड़ा हो गया है। अगर आप इस पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, मुझे लगता है 5-6 पेज की पॉलिसी है, ज़्यादा बड़ी, 26-27 क्लाउज है इसमें। बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी होम स्टे हो उनका पार्किंग का प्रोविज़न होना चाहिए। आप जीबी की बात ले लो, है ना। मुझे नहीं लगता है कि 50% होम स्टेज, इस पे होम स्टेज की गलती मैं कम मानूंगा। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पंचायत है, पंचायत एनओसी देता है, पंचायत का प्रधान उसको बेचारे को पता ही नहीं होगा कि पॉलिसी क्या है जी। वो बोलेगा कि ठीक है नोन है तो ठीक है, एनओसी दे दी। लेकिन गलती तो है ना जी। पंचायत का प्रधान अगर एक इंस्टीट्यूट है, एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे गांव में, समाज में व्यवस्था को बनाना। जिब्भी में आज की डेट में मुझे तो शर्म आती है कि मैं टूरिज्म एंटरप्राइज हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं जिब्भी में टूरिज्म की वजह से जाम लगता है, जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है उसमें। बिल्कुल वो सच्चाई है। अब उस पे मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, जबकि व्यवस्थाओं का भी काम है। एज ए रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर, एक रिस्पॉन्सिबल उद्यमी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मेरे काम की वजह से समाज के किसी भी तबके को परेशानी ना हो। मेरे पास पार्किंग होनी चाहिए, मेरे पास कूड़े के निपटान के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे जो टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं वो हो हल्ला ना करें, वो किसी गांव वाले को परेशान ना करें। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मेंशन होनी चाहिए। मैं अपने आप को तो बचा सकता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक कहीं पे न्यूसेंस क्रिएट किया है, या मैंने किसी में लोगों को, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ कि इस पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं कौन है। पहली स्टेज पे स्थानीय निकाय है ना, जिसपे पंचायत है या वार्ड पंच है। दूसरे टूरिज्म डिपार्टमेंट, जब वो एफिलिएशन देता है किसी भी इंटरप्राइज को चलाने की, क्या सब चीज़ें इंटैक्ट हैं, क्या पार्किंग है, क्या रूम्स का स्टैंडर्ड सही है, क्या वहाँ पे सर्विसेज सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत लचर है। अगर व्यवस्था लचर है तो हम ढीठ बन जाते हैं। कहीं तो चाहिए था कि हम लोग एक स्टेज आगे चलें, हम लोग व्यवस्थाओं को खुद संभालें, खुद व्यवस्थाओं को अच्छा करें। अगर बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बड़े लेवल पे, अगर मैं बात करूं इसको स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अथॉरिटीज़, हमारी सरकार इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। विजन नहीं है टूरिज्म का। सर बात करें हम कम्युनिटी की, तो जैसे आज से पहले आपने बोले कि जीबी के मतलब नहीं था वहाँ पे इस तरह का कुछ भी, अब धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में मतलब कम्युनिटी का कितना मतलब रोजगार मिलेगा अच्छा खासा, और टूरिज्म में क्या फ्यूचर है मतलब आने वाले टाइम में? यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या चाहे वो नेटिव हैं, मैं तो कहता हूँ कि हिमाचल या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है, हर घर पे एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है। जब एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हैं, है ना, हर घर में रिजॉर्ट बन सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत 5 स्टार लैविश। आपके घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे को आप बहुत बढ़िया बना दीजिए, उसको एक्सपीरियंशियल स्टे में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। आप जो कि जीबी में प्रैक्टिस हो रहा है ना। अब हम लोग उसको थोड़ा हाईली कमर्शियल कर रहे हैं। इस पे हम लोग ना टारगेट ऑडियंस पे ध्यान दे रहे हैं,
कि हम लोगों को अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना है ना, हम लोगों को किस तरह के लोग लेके आने हैं जो हमारे प्रोडक्ट को समझें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं आपके सवाल पे आऊँगा, मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए यहाँ पे बांध रहा हूँ ताकि हम इसको थोड़ा बृहद तरीके से समझ पाएँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जिबी की जो उम्र है एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, अच्छी टूरिज्म डेस्टिनेशन 5 से 7 साल ज़्यादा नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग साइन है। बिल्कुल। अभी से अगर हम लोग संभले नहीं कि यार 5-7 साल में क्या क्या होने वाला है, जो मैं बताऊंगा आपको, जो कि अभी भी हो रहा है। जैसे ट्रैफिक की मैंने बात की, यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर करता है कैरिंग कैपेसिटी, है ना। हम इस रूम में बैठे हैं ना, हम लोग 5-6 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कंफर्टेबली बैठे हैं। अगर यहाँ पे 20 लोग बैठ जाएं तो थोड़ा सफोकेशन होगा। 5 लोग और आ जाएं, मैं कैरिंग कैपेसिटी की सिंपल, तो हर किसी डेस्टिनेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ऑब्वियसली जिबी की भी है, ऑब्वियसली मनाली की भी है, ऑब्वियसली हर किसी टूरिज्म डेस्टिनेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब टूरिज्म एक ऐसा इंटरप्राइज है, ये गेस्ट ओरिएंटेड है। अगर गेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, हम बोल देंगे 21 वाले को तू आ जा यार 500 रुपये दे दे, यहाँ पे रह ले, वो रहेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैं जाता हूँ कहीं और जहाँ पे मुझे दूसरी जगह। तो ये बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है, कैरिंग कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट को हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, उस पर रूल्स रेगुलेशन इन्फोर्स करना बहुत पेचीदा मामला है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेटिव लोगों की है, जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी आने वाली जनरेशन्स भी वहीं पे रहेंगी। ठीक है, मतलब मैं एज ए टूरिज्म प्रैक्टिशनर इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ कि टूरिज्म की कैरिंग कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की कैरिंग। अगर हम किसी खेत पे हमेशा छली बीजते रहें तो वहाँ पे फसल ज़्यादा नहीं होती है। बट ये एक बहुत बड़ा मैटर है डिस्कशन का, सोचने विचारने का, पॉलिसी मेकिंग का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे स्थानीय जो पंच प्रधान नेते, इन लोगों को पहल करनी चाहिए। किसी भी रिमोट एरिया में अगर टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी सुनिश्चित की जाए। एडवेंचर की हम बात कर रहे हैं ना, या फिर माउंटेनियरिंग वाली स्पेसिफिक फील्ड पे, तो उसमें आपकी कुछ है एक्सपीरियंस? मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं बताना पड़ेगा कि मैं हमारा इंस्टीट्यूट है, मेरे लिए तो वो मॉडर्न गुरुकुल है। जैसे मैंने कहा, मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, बट उसके बाद पढ़ाई ना मैंने छोड़ी ना मैं छोड़ूंगा। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सरकारी नौकरी पाने के लिए ही मैं पढ़ाई करूँ। आज की डेट में मैं अपने इंटरप्राइजेज चला रहा हूँ, 25-30 लोगों को रोज़गार जनरेट कर रहे हैं हम एज ए टीम, है ना। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैं कम से कम इतना कर पा रहा हूँ। मैंने उसके बाद अपने स्कूल टाइम के बाद मैं एक्सीडेंटली ही बोलूँ, मतलब 2005-06 तक मैं चीज़ों का पता नहीं चल रहा था कि क्या, क्योंकि हम लोगों को करियर ओरिएंटेशन, मतलब ये सब चीज़ें अभी पता चल रही हैं, पहले नहीं था, है ना। अब तो मैं पेरेंट्स बन गया हूँ, तो अपने बच्चों की वो रखनी पड़ती है ध्यान कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट हमारे ज़माने में कहीं ना कहीं बहुत इजी गोइंग था, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं थी, है ना। देवड़ो नाटक तो देवड़ो, घर वाले पूछते नहीं थे, वो भी सच्चे थे। तो मैंने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली, जो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से MOI का मतलब होता है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये एक माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। जब आप ये कोर्स करते हैं, उसके बाद आप एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है टूरिस्ट को पहाड़ों पे ले जाने के लिए एज ए गाइड, है ना। तो ये एक कंपोनेंट है मेरे प्रोफेशन का, मेरे करियर का, कि मैं एज ए माउंटेनियरिंग गाइड काम करता हूँ। एक बहुत ही नीश प्रोफेशन है। जब मैं पहले मैंने कहा कि मैं माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग गाइड हूँ, तो बोला पैसे कैसे कमाएगा जी। तो ऑब्वियसली
करियर की बात है, तो आज की डेट में मुझे लगता है मनाली या कुल्लू ज़िला में या हिमाचल में जितना भी पर्यटन होता है, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग एक ऐसी कड़ी है ये मनाली कुल्लू के टूरिज़्म की जो अनछूती नहीं है। आप देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, हमारे बहुत सारे पीक्स हैं यहाँ पे, हनुमान टिब्बा है, देव टिब्बा है, मकर बे, शिखर बे, इंद्रासन। आप लाहौल में चले जाइए, मूल किला रेंज है, CB 13, 14 ऐसी जो चंद्रभागा रेंज है। तो बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने के लिए। तो मैंने वो माउंटेनियरिंग किया। इसमें भी वही मैं बोलूँगा कि हॉस्पिटैलिटी कंपोनेंट को जोड़ना पड़ेगा। जो भी टूरिज़्म से रिलेटेड, एडवेंचर टूरिज़्म से रिलेटेड है, हम लोग अब जैसे ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है 3 साल का, है ना, उस पर हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं। हम लोगों को फिजिकली तो टफ करते हैं, टेक्निकली टफ करते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी कंपोनेंट ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट हिमाचली पहाड़ी होने के नाते कहीं ना कहीं वो पोलाइटनेस है, बट कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं, उसको हम रिजिडनेस और रूडनेस में लेके जाते हैं। फिर से मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे, हम हॉस्पिटैलिटी कंपोनेंट को एडवेंचर टूरिज़्म में ज़रूर जोड़ें। तो मैंने ये MY कोर्स किया और उसके बाद मैंने 2008 या 9 में, मुझे याद नहीं है, जिभी एडवेंचर बनाया। शौक था, कई बार पूछते थे कहाँ जिभी से, कौन जिभी ऐसा सराजी को, मतलब बोलते थे ऐसे बहुत प्रिमिटिव तरीके से देखा जाता था, जो कि ठीक है, मतलब बुराई नहीं है उसमें। हम लोग हैं, हम लोग पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं। आज की डेट में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरे बंजार ब्लॉक में कहीं दूसरी जगह जाओ, हम लोग ज़ीरो स्टैंड करते हैं। रोड्स की हालत, बिजली पानी व्यवस्थाओं की हालत बहुत लचर है। क्यों? हम लोग पॉलिटिकली बैकवर्ड रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियली बैकवर्ड रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई इस तरह के मॉडर्न चीज़ें एक्सपोजर नहीं था। लोग पढ़े लिखे थे, बहुत सारे हमारे सराज से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो लोग बाहर गए पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मुझे लगता है ये दौर थोड़ा सा बदलाव का दौर है। आप जैसे यूथ इस तरह का इनिशिएटिव पूरे सराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड पे उतर के आना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका पॉडकास्ट कैप्शंस के साथ हो इंग्लिश में और पूरी दुनिया में देखा जाए, है ना? तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ाव में रहे हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, टूरिज्म एक रे ऑफ होप आज की डेट में बनी है लोकल्स के लिए। मैं 1999 में घर से निकला था जी। अब अंदर की बात आप निकालेंगे तो फिर मैं भावनाओं में बह भी सकता हूँ ना, तो अगर आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मेरे को रोक देना। तो 1999 में निकला था घर से। मेरा पहला एक्सपोजर टूरिज्म में भांडे मांजने से शुरू हुआ है। जितने भी सराज के लड़के, मैं चाहे वो इनर सराज के या आउटर सराज के, कांडी कटौला, हम लोग फाइनेंशियली इतने या अवेयरनेस इतनी नहीं होती कि हम होटल मैनेजमेंट कर पाएँ, हम लोग कहीं अच्छी पोस्ट पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएँ। घर से जाते हैं, कोई चलो मनाली, ठीक है, बुराई, कोई चलो को गोवा काम कर लो। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग बैड कंपनी में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जोश होता है, होश नहीं होता है। 18-20 की उम्र में, है ना, दुनिया लगती है कि मेरे कदमों के नीचे है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो होश उस वक्त नहीं होता है। लेकिन आज हमारे घर द्वार पे टूरिज़्म है। मैंने ये शोभला सराज एक फेस्टिवल हुआ था, उस पर जिब्बी स्कूल के बच्चों से एक छोटा सा कोरियोग्राफ करवाया था, उनसे एक स्किड, है ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। एनीवे, तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सराज क्षेत्र के टैलेंट को आगे लेके आने का थ्रू टूरिज़्म, है ना। टूरिज़्म ज़रूरी नहीं है कि घर के सब लोग टूरिज़्म में जाएं। घर पे अगर होम स्टे चल रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजो, है ना, उनको जो संस्कार है वही रखो, लेकिन उनको एजुकेशन दो।
बेशक वो बाद में आके फॉल बैक करे, टूरिज्म प्रैक्टिस करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आज की डेट में जीबी स्कूल में जो स्कूल से ड्रॉप आउट रेट चल रहा है, आपने देखना बच्चे पढ़ नहीं रहे, माँ बाप भी बोलते नहीं कि कोई को हाँ क्या फेमस है, क्या फुटबॉल में वहाँ पे क्या प्रैक्टिस करता है वो बच्चा। ठीक है, घर में 5-7-10 हज़ार रुपये ज़रूर देता होगा, बट किस कीमत पे जी है ना। तो ये भी एक सोचने का मुद्दा है। वो भी कल्चरल पोल्यूशन का एक हिस्सा हो सकता है कि ये भी कल्चरल पोल्यूशन है। अगर हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं 1999 में निकला था, मुझे भी अपने आप में बदलाव अच्छे बुरे जो भी मैं बोलूँ कि हैं, बट कहीं ना कहीं बैक टू द रूट्स मैं जाना चाहूँगा। अपने समाज के बच्चों को एक अच्छी, जो मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने गलतियाँ की हैं वो ना करें, है ना। इस प्रोफेशन में जो एक्सपोजर मुझे टूरिज्म के थ्रू हुआ, उनको भी अच्छा एक्सपोजर हो। तो ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हम बस यही कि हम ड्रॉप आउट की जब बात कर रहे हैं, हम उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, बस उससे सीख लेने की बात कर रहे हैं शायद से। जी सर, आपके अकॉर्डिंग एक सफल टूरिज्म गाइड कैसा होगा? मतलब क्या गुण होने चाहिए उसमें? किसको बोलेंगे आप? मतलब टूरिज्म गाइड तो बहुत सारे बनते हैं ना हर। ठीक है, इसमें मैं एक लीगल एस्पेक्ट है जो कुल्लू ज़िला के टूरिज्म डिपार्टमेंट से एफिलिएशन मिलता है। कोई भी मैट्रिक 8th पास बच्चा उस पर एनरोल कर सकता है। वो सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात है। हम लोग इस साइकिक से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलें कि हमें कागज़ों में, टूरिज़्म कागज़ों में नहीं चलता है, टूरिज़्म प्रैक्टिकली चलता है। कागज़ बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिस मैटर्स। एक बंदा डॉक्टर है, उसके पास MBBS है, वो प्रैक्टिस नहीं करता, क्या वो सफल होगा? नहीं होगा। तो टूरिज्म में भी ऐसा है। जैसे गाइड की मैं बात करूँ, पहला उसका ऑरा, एटीट्यूड, भाषाओं का ज्ञान। फिर गाइड भी कई तरह के हो सकते हैं। एक सीधा कोई सर रास्ता दिखाने वाला है ना, बट सीखने की ज़ील होनी चाहिए, अंदर क्षमता। श्रेयुल सर के रास्ते पे ही मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। एक होगा रास्ता दिखाने वाला, कुछ बात नहीं करेगा, कुछ बातचीत नहीं करेगा। एक होगा जैसे ही जिब्बी से टूरिस्ट लेके जाएगा, वो बताएगा जिब्बी का एलिवेशन इतना है, जलोड़ी पास इतना किलोमीटर है, जलोड़ी पास में आपको ये पीक्स दिखेंगे, इंफॉर्मेशन। उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक सफल गाइड होने के लिए मुझे लगता है कि आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बट इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आपका बातचीत करने का तरीका, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग लड़के, हे ब्रो, मतलब वो क्या गाइडिंग। हम लोगों को कंपैशनेट होना पड़ेगा, है ना। टूरिस्ट भी ऐसे आते हैं, टूरिस्ट भी कम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे हम, अब मैंने कहा ना कि हमारे पास इतनी कमांड होनी चाहिए कि हम चूज़ करें, मना भी कर पाए टूरिस्ट को कि भाई मैं आपको सर्विसेज नहीं दे सकता हूँ, रीज़न कि आप मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, है ना, मैं टूरिस्ट को 5000-6000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पे लेके जाता हूँ। अगर कोई गेस्ट या जो हमारे साथ गेस्ट जा रहा है, वो बोले मैं सीट हार्नेस नहीं लगाऊंगा, क्या मैं लेके जाऊंगा उसको? वही बात आम गाइडिंग में भी आती है। जैसे श्रेयुल सर में कोई बोलेगा कि मैं, वो ढोलकू वाले चले होते हैं ना आजकल, म्यूजिक बजाने वाले, मैंने तो ये बजाना ही, मैंने श्रेयुल सर में दारू पीनी है, मैंने कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है, तो मैं बोलूँगा भाई जय हिंद, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए, है ना, मुझे इस तरह की गाइडिंग नहीं करनी है। वहाँ पे यू हैव टू स्टैंड विद योर एथिक्स फॉर योर एनवायरनमेंट, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर इंटीग्रिटी एज वेल। तो ये मैं बोलूँगा कि मतलब आज की डेट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो एक अच्छे गाइड के लिए पर्सनल हाइजीन, लैंग्वेज, जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसका नॉलेज इन डेप्थ, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको बॉटनी का नॉलेज हो। अब मैं बोलूँगा कि जिब्बी सराउंडिंग कुंश, उसका इंग्लिश नाम अगर पता हो, उसके न्यूट्रिएंट्स कंटेंट पता हो, वो लिख के रट भी सकता हो, है ना। लिंगड़ी, फीडल हेड, इस तरह के, जैसे बुरांश है, इस तरह के 5-7 चीज़ें अगर वो दिमाग में
महीने में से एक दिन भी वो एक चीज पकड़े ना, पूरा दिन, महीना ही, ज्यादा नहीं उसको जिंदगी भर सीखनी, एक महीना एक दिन कुंश के बारे में 15-20 मिनट सीखेगा, है ना, नेटल चटनी बनाऊंगा, भाजी बनाऊंगा, लोड़ा, उसके बारे में बताएगा, है ना, ब्रांच के बारे में बताएगा, ये अपना जो लिंगड़ी है उसके बारे में बताएगा, अपनी जियोग्राफी की जो कहानियां हैं। अब जैसे आपको पता है हमारी रिवर का क्या क्या नाम है, जैसे पुष्प भद्रा है ना, उसकी कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कहानी टूरिस्ट को समझाए। तीर्थन की क्या कहानी है ना, वो कहानियां रेलेवेंट होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे भी एक कहीं बात चली थी, बोला एक टूरिस्ट दिल्ली से आई, उसने बोला जिब्बी का नाम जिब्बी क्यों पड़ा, तो वो बंदा, उसने बोला आप कहाँ से, बोला दिल्ली, बोला आपको पता है दिल्ली का नाम, दिल्ली, बोला नहीं, बोला मेरे को भी नहीं पता जिब्बी का नाम। तो वो आई डोंट नो, लाइक गेस्ट को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो भाई जी, जो आपका प्रोफेशन है ना माउंटेन से जुड़ा हुआ या फिर टूरिज्म से, तो कभी इसने आपका पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट किया है या फिर फैमिली लाइफ को, इन अ गुड वे या फिर इन ऑपोजिट वे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है फिर से, मतलब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो करता ही है। अगर मैं देखूं जिस जगह से मैं निकला हूं, मेरी 2 बेटियां, और मुझे उनको OLS स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ाना, मुझे लगता है मेरे लिए फ़ख्र की बात है, अदरवाइज आई वुडंट हैव एबल टू मेक इट। ये इसका पॉजिटिव पार्ट मैं बोलूँगा कि हम लोग कहीं ना कहीं यूजिंग इससे जो फाइनेंशियल गेन है उसको एज ए ब्रिज यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि जो हम लोग नहीं कर पाए, है ना, हम लोग फाइनेंशियली मोडेस्ट थे या अवेयर नहीं थे एजुकेशन को लेके या ह्यूमन वेलबींग को लेके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो इंसानियत में फ़र्क लेके आती है। जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा, ट्रैवल्ड इंसान होगा, दिमाग खुला होगा, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देखता हूँ कि मुझे चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है ना। आई वुडंट से दैट कि मैं बहुत सांप्रदायिक सोच के साथ आगे चलता हूँ। मैं सनातन को भी उतना ही चेरिश करता हूँ जितना क्रिश्चियनिटी को, है ना। मैं कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट से नहीं जाता हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो ये सामने वाला ख़राब है ना। मैं अपना दिमाग खुला रखता हूँ, मैं उस पर देखता हूँ। तो वो मुझे लगता है मेरे प्रोफेशन ने मुझे सिखाया है, जिसका बहुत बड़ा मैं गेन मानता हूँ। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली सपोर्ट करता है मेरा प्रोफेशन मुझे, जो कि हर चीज़ करता है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, पॉजिटिव हेड टेल दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सोचने का दायरा बड़ा हो गया है। तो हमारे समाज में जो भी व्यवस्थाएं, परंपराएं चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बीच में उनको क्रिटिकल एंगल से भी देखता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी सी कश्मकश पैदा होती है सोसाइटी के साथ। ऑब्वियसली परिवार, सोसाइटी, है ना, वहाँ पे उसको कैसे पॉजिटिवली आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे और सीखने की ज़रूरत है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो व्यवस्थाएं, परंपराएं चली आ रही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है, बट एज ए होल मेरी समझ के हिसाब से समय के साथ परंपराओं और समय के साथ चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मुझे लगता है जिस पे काम करने की मुझे पर्सनली ज़रूरत पड़ती है, कि कई बार मैं परेशान भी हो जाता हूँ कि अगर दुनिया के उस कोने में इस तरह की प्रैक्टिस को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा जाता है, हमारे समाज में उसको बिल्कुल गलत तरीके से देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे कोई सोशल वो एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बदलते परिवेश में, बदलते दौर में हम लोगों को एक सही जो एक सही डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन का मेरा बोलने का मतलब हम एक कंप्लीट वेलबींग, टूरिज़्म उस पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे फाइनेंशियल वेलबींग, पैसे के लिए तो हम मना नहीं करेंगे। अब जैसे टूरिस्ट
आई डोंट नो लाइक दीज आर वेरी कास्ट सिस्टम को लेके, है ना, ये सब चीज़ों को लेके मैं क्रिटिकल माइंडसेट रखता हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा अभी। जी, एक उससे कनेक्ट करूँगा, जैसे आप बता रहे थे ना कि कोई ट्रैवलर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो रहता है हमारा कि उनसे पूछें कि आपको क्या इंस्पायर कर रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन जानने की कोशिश की है आपने कभी? ऑब्वियसली मैं बहुत सारे केस स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है कि किसी भी डेस्टिनेशन को आने के लिए कैसे बनता है। अब आप भी मान लीजिए गोवा के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी? गोवा में बीच होगा, साफ़ सुथरा होगा, अच्छा वेदर होगा, है ना, ये दीज आर द प्राइमरी सेगमेंट्स जिसपे उसके बाद कोई भी टूरिस्ट थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाता है कि मुझे होटल कैसा मिलेगा, मेरा होस्ट कैसा होगा, मैं वहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। तो दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ अ डेस्टिनेशन टू इनवाइट अ टूरिस्ट टू द डेस्टिनेशन। मैं यहाँ पे जितने भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डेस्टिनेशन इमेज के बारे में सोचिए। आपका बिजनेस सालों साल चलता रहेगा, है ना। हम लोगों को पहले डेस्टिनेशन इमेज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा जब भी आना चाहता है वो क्या सोच के आ रहा है। क्या वो नाइट क्लब सोच के आ रहा है? मैं कई बार देखता हूँ, मैं मेरे फ़ोन में हम लोगों ने सोशल मीडिया या इंटरनेट पे जीबी एडवेंचर का वेबसाइट काफ़ी पहले बना दिया था, तो उसका जो डेटा है काफ़ी अंदर तक गया, तो कॉल्स आते रहते हैं। जीबी कोई भी सर्च करता है तो हमारे ऑफिस में कॉल्स आता है। तो अब जैसे इस तरह के सवाल भी आते हैं कि नाइट क्लब है तो क्या सोच के आ रहा है, तो हम उसको कैसे मना करेंगे, है ना, कि नाइट क्लब नहीं है। आप जीबी का प्रोडक्ट क्या है उनको प्रोडक्ट समझाएंगे। जीबी साफ़ सुथरा है, जीबी के लोग अच्छे हैं, वाटरफॉल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, हैंडलिंग करने आओ, ट्रैकिंग करने आओ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कम्युनिटी टूरिज्म के लिए आओ, सेंसिबल टूरिज्म के लिए आओ, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए आओ। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर स्टेक होल्डर का मतलब जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं टूरिज्म को, चाहे वो होम स्टे चला रहा है, चाहे वो टैक्सी चला रहा है, उनको बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं एक होम स्टे चला रहा हूँ, वहाँ पे टूरिस्ट आए, भाई बोतल लेके आ हमारे लिए, है ना, क्या मतलब हम ये सर्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, है ना। या एक बंदा आता है, वो आपके साथ बैठता है, वो आपको अमेरिका की बातें बताता है, आपका दिमाग खुला होता है कि यार अमेरिका में टेक्नोलॉजी कैसे है। अब मैंने अपने होम स्टे में एक जो हल लगाते हैं वो एक दीवार पे लगाया हुआ है ना, उसको एज ए मोन्यू एक वो रखा हुआ है, आर्टिफैक्ट रखा है दीवार पे। तो अब जो अमेरिका से बंदा आया है उसको क्या पता है क्या, वो क्यूरियस होगा क्या है। मैंने उसको बताया ये हल है, ऐसे बैल जोतते हैं, ऐसे फसल बीजते हैं। वो 3 दिन के लिए आया था, वो लगभग महीना रह के गया। रीज़न कि मेरे को देखना है ना, कैसे बीजते हैं, कैसे हल चलाते हैं, कैसे सुखाते हैं। सो दिस इज एक्सपीरियंशियल स्टे। तो मेरे होम स्टे की तो इकोनॉमी बढ़ी, बट एरिया की भी इकोनॉमी बढ़ी उससे, जिससे मैं दूध लेता हूँ, जैसे सब्जियाँ लेता हूँ, जिसको मैंने गाइड भेजा उस बंदे के साथ, है ना। तो दीज आर अलाइड। सो वी हैव टू जो टूरिज्म के प्रोडक्ट है एक डेस्टिनेशन को लेके, जो जस्टिफिकेशन हो उन प्रोडक्ट्स की, मुझे लगता है हम लोगों को वो प्रमोट करनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से टूरिस्ट का माइंडसेट भी बनता है वहाँ पे आने के लिए। एक सवाल है, स्कोप ऑफ यूथ, इसमें कैसे चैलेंज रहेंगे और उनको फेस कैसे किया जा सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि बेसिक एजुकेशन इंटैक्ट हो, ओपन माइंडेड हो, एथिकल हो, है ना, वो ऑनेस्टी हो उनके अंदर, बच्चों के अंदर। पहले तो मैं चाहूँगा कि टूरिज्म इकोनॉमी से जितना ज़्यादा एजुकेट हो सके, है ना, आप एजुकेशन लीजिए। टूरिज्म जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक अपॉर्चुनिटी आई है टूरिज्म की। मेरे पास मान लीजिए 0 इन्वेस्टमेंट है, मैं होम स्टे नहीं बना सकता हूँ, मैं टैक्सी नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मुझे टूरिज्म प्रैक्टिस करना है। बट मैं
यहाँ पे रोना नहीं रो सकता हूँ ना कि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए होम स्टे नहीं बनाया, टैक्सी नहीं दी। अगर मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर ज़ील है करने की, मैं करके दिखाऊंगा। पहला, मैं एक छोटा सा क्लासिक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बंदा था, तो वो एंगलिंग गाइड, एंगलिंग एक टूरिज्म फिशिंग, हमारे तीर्थन वैली में और जीबी एरिया में तो बहुत स्कोप है इस चीज़ का। तो दिन का 1500 से 3000 रुपये आराम से कमा सकता है। 1500 से 3000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है उस आदमी के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस पे भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, एंगलिंग की ज़्यादा ट्रेनिंग की। हम लोग फिजिकली फिट हैं, रिवर के किनारे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है इतने सारे लोग होंगे जो उनको सिखाएंगे। मेरे पास अगर कोई आता है इस मनोदशा से, इस भाव से, भाई मेरे को करना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को सिखा दे, मैं कभी मना नहीं करूँगा। तो कहानी ऐसे जाती है कि वो अगर 4, 5, 10 दिन भी गाइड बन के जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये कमाएगा, उससे 1 या 2 रॉड लेगा, एंगलिंग पूरा सीजन वो एंगलिंग करेगा, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो आराम से कमा सकता है। एंगलिंग में उसको पूरा दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम अपने घर पे खेती बाड़ी आराम से कर सकता है ना। 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है ना, उस पर कर सकता है। तो क्या ये कम काम है? लेकिन हाँ, उस पर डिटेल सीखनी पड़ेगी एंगलिंग की। ऐसे नहीं होगा कि ओ ब्रो इधर आ, मच्छी तो लग नहीं रही इधर, है ना। ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। मैं अपना ही किस्सा सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि साल 2010 या 11 की बात है। उन दिनों ग्लोबलाइजेशन का दौर, हमारे इंटरनेट में शौक रखता हूँ टेक्नोलॉजी का, तो मेरा ईमेल एड्रेस, फेसबुक अकाउंट सब, मुझे इंग्लैंड की एक कंपनी ने ट्रैक डाउन किया, मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया तीर्थन वैली में एंगलिंग गाइड। बहुत सारे इस तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं जो आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, जैसे टूर HQ, कहीं पे भी आप, जैसे एयरबीएनबी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं। मेरा प्रोफाइल किसी ने पकड़ा और उनको अच्छा लगा, उन्होंने इंग्लैंड से जीपी कांटेक्ट किया, मेल भेजा, 3 दिन के लिए एंगलिंग गाइड चाहिए। तो इंग्लैंड से मेल आया तो खुश हुआ मैं। मेरे भी इंग्लिश जितनी आती थी, पूरा रात में मेल टाइप करता रहा, आगे पीछे देखता गया। स्टडी बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। मैंने एक इफ़ेक्टिव ईमेल वापस लिखा और उनको पसंद आया मेरा। और 2 दिन के लिए एक अमेरिका से एक बाप और बेटा एंगलिंग करने आए। आज भी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, मतलब हम लोग दोस्त बने उस टाइम से। हम लोग सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, ईमेल पे कांटेक्ट करते रहते हैं। वो मुझे गेस्ट भेजते रहते हैं, वो मेरे एम्बेसडर हैं यूएस में। अब एम्बेसडर लाइक जिस तरह का काम मैं करता हूँ। यहाँ पे स्टोरी का क्रक्स ये है कि पहला आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट कहाँ पे करना पड़ेगा? नॉलेज में, और जो पर्सनल हाइजीन तो बेसिक सी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि टूरिस्ट गाइड या फिर इन चीज़ों के बारे में, तो क्या सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है? अगर हम इस रूम में बैठ रहे हैं या 4 ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं जो इन चीज़ों को समझता है, तब तो शायद मिल जाएगी। लेकिन जो सोसाइटी के अदर मेंबर हैं वो उतना रिकॉग्निशन दे पाएंगे? अगर आपको रिकग्नाइजेशन चाहिए तब आप पंच प्रधान बनो। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तब आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। दुनिया आपके पीछे आएगी, उसके लिए आपको लंबा सोचना पड़ेगा। मैं 1999 से निकला हूँ घर से। मैं इसलिए टूरिज्म प्रैक्टिस नहीं करता हूँ कि मुझे रिकग्नाइजेशन मिले। मैं इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मेरा वेलबींग हो, है ना। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं अपने पेरेंट्स की अच्छी देखभाल कर पाऊँ, मैं सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो रिकग्नाइजेशन के लिए तो नहीं है ना। हो सकता है एक टाइम पे आप बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बने, मतलब आपका कैलिबर इतना हो कि मतलब आप टूरिज्म एंटरप्राइज करते करते एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। लेकिन स्ट्रगल बहुत है। लेकिन अगर आपको क्विक वो चाहिए तो पंच और प्रधान बन जाओ सोसाइटी के लिए। अंत में भाई यही कि वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे शो पे आप आए
और हमारी बहुत सारी बातें रह गई है जो हम डेफिनेटली आने वाले समय में जरूर करेंगे। राइट पर्सन होंगे उस टाइम पे बात करने के लिए आई गेस। तो तब तक के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ हमारे साथ जुड़, और आप योर जर्नी को फॉलो करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। धन्यवाद।